हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। इसके स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली सेमी परमेबल का मीनिंग है ये सिर्फ सेलेक्ट करके ही क्या करती है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है इन और आउट जाने के लिए, यानी कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ये परमिट करती है ट्रांसपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इन मैकेनिज्म के अंदर फिजिकल प्रोसेसेस एंड एक्टिव प्रोसेसेस यहाँ पे आती है। फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डायलिसिस आएगा। एक्टिव प्रोसेसेस के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इंक्लूड किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली इन फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल प्रोसेसेस की, फिजिकल प्रोसेसेस जो होती हैं ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे किसी मोलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, किसी मोलिक्यूल की यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन ये क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। ठीक है, ये इनर साइड है। यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है हाई एंड ये जो लो कंसंट्रेशन है, ये जो हाई एंड लो के बीच का जो डिफरेंस है इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला जाता है। तो यहाँ पे हाई टू लो, यहाँ पे क्या है, अलोंग द कंसंट्रेशन का मीनिंग है ये जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, हाई टू लो की तरफ यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये चलेंगे। एंड अगर यहाँ पे बात करें हम, मूवमेंट क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें, फिर नेट मूवमेंट की बात करें, तो क्या होगी, वो यहाँ आउट से इनसाइड ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है आउटसाइड एंड इनर साइड लो कंसंट्रेशन है। तो यही क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे एटीपी का कोई यहाँ पे यूज नहीं होगा। और इसकी वजह से ये जो प्रोसेसेस होती है ये स्लो प्रोसेसेस होती है। इसके साथ ही यहाँ पे एक ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है एंड इस साइड लो कंसंट्रेशन है। एक टाइम के बाद जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन आ जाएगी बोथ साइड्स में। तो ये भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये इक्वल आने के बाद ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रुक जाता है। तो ये फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर हम चार यहाँ पे मैकेनिज्म या फिर प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डायलिसिस। तो सबसे फर्स्ट आता है डिफ्यूजन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे हम बिल्कुल लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम अपने एक रूम के अंदर एक परफ्यूम की बोतल ओपन कर दें एक साइड में, तो थोड़ी देर बाद ही क्या है, पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। या तो हमारे किचन के अंदर कोई डिलीशियस फूड बन रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हमारे तक आ जाती है, दूसरे रूम तक आ जाती है। तो वो सभी किस वजह से होते हैं, डिफ्यूजन की वजह से होती है। उनके अंदर डिफ्यूजन का रोल होता है, यानी कि जो मोलिक्यूल्स हैं वो हाई से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, जो कि सॉलिड, गैसेस और लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं, from a region of higher concentration or electrochemical potential or free energy or diffusion pressure to a lower concentration or electrochemical potential or free energy or diffusion pressure। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, मटेरियल सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। और ये होता है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होता है, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये भी क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा, जिसके अंदर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है।
अब जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का बिटवीन द टू रीजन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन के बीच में जो डिफरेंस आया है इन कंसंट्रेशन का इन रीजन्स के बीच में, इसी को बोला जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि क्या क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, किस किस में ये अपना रोल प्ले करता है डिफ्यूजन। तो जैसे कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सब्सटेंसेस का इनसाइड द साइटोप्लाज्म, उसके अंदर हेल्प करेगा। साथ ही जो फिरोमोन्स होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि इंट्रास्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि एक स्पीसीज ने, एक स्पीसीज वन है, ठीक है, एक स्पीसीज वन है, इसने क्या किया, अपने फिरोमोन्स यहाँ पे हवा के अंदर छोड़ दिए, अपने केमिकल मैसेंजर्स छोड़ दिए। तो ये इंट्रास्पेसिफिक होने की वजह से यही जो स्पीसीज वन है, इसका हम बोल सकते हैं इसका मेट है या फिर इसका अपोजिट सेक्स है, वही इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि ऐसा कि कोई और अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक टाइप के इंट्रास्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एयर के अंदर रिलीज किए जाते हैं एनिमल्स के थ्रू। डिफ्यूजन टू एयर टू रीच एंड स्टिमुलेट अदर एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, इंट्रास्पेसिफिक है यानी कि सेम स्पीसीज के एनिमल्स को ही इनकी ये सेंस कर पाएंगे। टू सिग्नल फॉर सेक्सुअल एक्ट, ये सेक्सुअल एक्ट के लिए हो सकता है, अपना मेट ढूंढने के लिए हो सकता है, या तो टेरिटरी मार्किंग के लिए हो सकता है कि ये मेरी टेरिटरी है, इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये फिरोमोन्स क्या होते हैं, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही हवा के अंदर फैलते हैं, डिफ्यूज होते हैं। स्कैंट फ्लावर्स रिलीज देयर ओडोरीफेरस केमिकल्स, ठीक है, ये जो फ्लावर्स होते हैं, स्कैंटेड फ्लावर्स होते हैं, ये अपने ओडोरीफेरस केमिकल्स को एयर में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एयर के अंदर जो केमिकल्स है ये डिफ्यूज होके जो पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनको क्या करेंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे। It helps in respiratory gas exchange at both the alveolar level यानी कि external respiration and at the cellular level यानी कि internal respiration, दोनों के अंदर ही ये हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जब एयर होती है, एयर प्रेशर जिस साइड हाई होगा तो वो लो की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस वे में ही क्या है, हाई टू लो प्रेशर जो कि एक्सटर्नल इंस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसके अंदर ये हेल्प करेगा। ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स अकर्स बाय डिफ्यूजन, एंड जो ट्रांसपीरेशन होता है, जो कि पानी या फिर जो वाटर है वो क्या होता रहता है, वो इवेपोरेट होता रहता है प्लांट्स के अंदर से, तो वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है कि हाई कंसंट्रेशन हो जाती है वाटर की, लिक्विड की, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट की, तो वो क्या करेगा, वो डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा, और डिफ्यूज होके क्या करेगा, वो चला जाएगा एनवायरमेंट के अंदर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। इट ऑल्सो हेल्प इन सम एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, जैसे कि सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के रूट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट के रूट्स के अंदर क्या है, ऐसे टाइप से यहाँ पे जो मूवमेंट होगी, तो वो मूवमेंट कैसे होगी, जैसे कि इसने अर्थ से यहाँ पे वाटर लिया रूट ने, तो अर्थ के अंदर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन थी वाटर की, और इन कंपैरिजन टू सेल यहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी, तो ये हाई टू लो यहाँ पे मूव कर गया। अब इन दो सेल्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे इन दो सेल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे वाटर की हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी, तो ये हाई टू लो मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट अगर इन दो सेल्स की बात करें तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में लो कंसंट्रेशन होगी, तो ये हाई टू लो मूव कर जाएगा। तो इस वे में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का, यानी कि जो मूवमेंट होती है वाटर की रूट्स, रूट्स के अंदर, जो प्लांट्स के रूट है उनके अंदर, तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है। तो ये सभी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे डिफ्यूजन के। सेकेंड यहाँ पे मैकेनिज्म आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटेटर प्रेजेंट होता है। ये फैसिलिटेटर चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन हो सकता है जो कि डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करता है कि वो इजिली यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सके। इसके अंदर सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ये तो सेम डिफ्यूजन के अंदर भी था कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैरियर और चैनल, कुछ चैनल एंड कैरियर प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे मूव करते हैं, तो इसी को फैसिलिटेटर बोला जाएगा, यानी कि फैसिलिटेट किया है इन चैनल्स ने, इन कैरियर्स ने डिफ्यूजन के लिए। और यहाँ पे इनको ट्रांसपोर्टर्स बोला जाता है, यानी जो चैनल एंड कैरियर प्रोटीन है इनको ट्रांसपोर्टर्स बोला जाता है, जो कि सेलुलर मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो ये इजिली क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि इजिली यहाँ से मोलिक्यूल क्या कर सके, पास कर सके। कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन या फिर कैरियर असिस्टेड ट्रांसपोर्ट इसको बोला जाता है।
अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का? सबसे पहले यहाँ पे तीन चीजें होती है। सबसे पहले यहाँ पे होता है जिसको यहाँ पे मूव करवाना है, ठीक है, जिसका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेंट, ठीक है। सेकंड यहाँ पे होता है जिसके थ्रू यहाँ पे नहीं, जो फैसिलिटेटर होता है उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टर। और थर्ड यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको ट्रांसपोर्टेंट ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद मूवमेंट होगी, कैसे होगी? तो सबसे पहले जो ये ट्रांसपोर्टेंट है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेंट है, ये ट्रांसपोर्टर से बाइंड किया और इन्होंने एक ट्रांसपोर्टेंट ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया, ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेंट ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म कर दिया। इसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है ये कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस के अंडरगो जाएगा, ठीक है, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पे हुए जिसके जैसे इसके अंदर एक चैनल क्रिएट हो गया। अब इस चैनल के थ्रू क्या होगा, इस चैनल के थ्रू यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेंट है वो इजिली पास कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेंट पासेस थ्रू द चैनल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे चैनल के थ्रू यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद जो ये ट्रांसपोर्टर है ये अगेन कन्फर्मेशनल चेंजेस के अंडर हो जाएगा एंड इसकी जो ये ओरिजिनल शेप थी उसके अंदर आ जाएगा। तो इस वे में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेंट होता है और एक ट्रांसपोर्टर होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेंट ट्रांसपोर्टर से बाइंड करके ट्रांसपोर्टेंट ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टर है इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। इन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से एक चैनल डेवलप होता है। इस चैनल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेंट है वो क्या करेगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करेगा, पास करेगा। इसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है वो अगेन अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर चला जाएगा कन्फर्मेशनल चेंजेस के थ्रू और फिर से ये अगेन ये रेडी हो जाएगा नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेंट को कैरी करने के लिए, पास करवाने के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अगर हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर हेल्प करता है, लीवर सेल्स एंड आरबीसीज थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके अंदर ये हेल्प करेगा। साथ में ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन उनके अंदर भी हेल्प करता है, वो भी फैसिलिटेटेड या फिर हम बोल सकते हैं किसी कैरियर या फिर चैनल प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। नंबर थर्ड यहाँ पे आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक टाइप का ये भी डिफ्यूजन ही होता है लेकिन इसके अंदर एक मेम्ब्रेन की बात होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये होता है और एनी अदर सोलवेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात यहाँ पे होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये ब्लू कलर वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ये जो है ये अदर मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज के, ये है सुक्रोज मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये है सोलवेंट, ठीक है, ये है सोलवेंट और ये क्या है, ये है सोल्यूट। तो यहाँ पे बात हुई कि जिस साइड लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, फ्रॉम आर रीजन, जिस साइड लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी टू हायर कंसंट्रेशन। अब इस अगर हम फिगर के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूट मॉलिक्यूल की, सुक्रोज मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हाई है और इस साइड क्या है, लो कंसंट्रेशन है ऑफ सोल्यूट। तो इसमें में क्या करता है ये जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या करते हैं, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो नेट मूवमेंट क्या हुई, इस साइड से इस साइड हुई, यानी कि ये हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे होगी मूवमेंट। तो ये ओस्मोसिस होता है। अब ओस्मोसिस के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो सोलवेंट या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स है इनकी ही मूवमेंट होती है, तो इसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ओस्मोसिस के लिए, ये ओस्मोसिस प्रेशर या फिर ओस्मोटिक पोटेंशियल होती है। ओस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल होता है कि इनको एक हाइपोटोनिक का मीनिंग है यानी कि जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स है उस साइड से लेके जो हाइपरटोनिक यानी कि हाई कंसंट्रेशन है सोल्यूट की उसकी तरफ मूव करवाना, तो ये ओस्मोटिक पोटेंशियल होता है। इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल बाय रूट हेयर्स, तो इसके अंदर ये हेल्प करता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये सोइल है, सोइल के अंदर क्या है, यहाँ पे रूट हेयर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये रूट हेयर है। अब रूट हेयर के अंदर क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा यहाँ पे ओस्मोसिस, अब यहाँ पे वाटर यानी कि सोलवेंट जो है वो हाई है,
सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। हाई किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम रूट हेयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि ना कि हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। रूट जो है यहाँ पे रूट हेयर के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्वेंट कंसंट्रेशन लो है लेकिन सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो रूट हेयर्स के अंदर यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द सोइल बाय रूट हेयर्स। Helps in developing turgor pressure which help in opening and closing of stomata and movement of leaflets in mimosa पुडिका, यानी कि टच मी नोट्स के जो फ्लावर्स, टच मी नोट के जो लीव्स होते हैं, लीफलेट्स होते हैं, साथ में यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे स्टोमेटा होती है उनकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है, उसके अंदर भी ये जो ऑस्मोसिस है वो हेल्प करता है। हेल्प इन सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड सेल टू सेल मूवमेंट की अगर हम बात करें कि ये एक सेल है, ये यहाँ पे सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, तो यहाँ पे वाटर जैसे इसके अंदर आ गया है तो ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की, इन कंपैरिजन टू सेकंड सेल यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो ये हाई टू लो मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे इस सेल के एंड इस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब सेकंड एंड थर्ड सेल के विद रिस्पेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन पाई जा रही है सोलवेंट मॉलिक्यूल की, एंड यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो ये वाटर जो है ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यानी कि सेकंड टू थर्ड सेल के अंदर मूव कर जाएगा, तो ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। Maintain turbidity of cell which help in deeper penetration of root, expansion of leaves and stretching stem, इनके अंदर भी हेल्प करती है। तो ये जो टर्जिडिटी है सेल्स के अंदर, ये भी ऑस्मोसिस ही मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से रूट हेयर्स क्या है वो डीपर पेनिट्रेट कर पाए सोइल के अंदर, लीव्स का एक्सटेंशन हो पाए, और इसके अलावा जो स्टेम है उसकी भी स्ट्रेचिंग हो पाए, तो इसके अंदर भी ये हेल्प करता है। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब सीड की जर्मिनेशन होती है उस टाइम पे एक प्ल्यूम्यूल निकलता है और एक साइड यहाँ पे रेडिकल होता है, तो उसके अंदर भी ये उनकी ग्रोथ के अंदर भी वाटर जो है ये उनकी ग्रोथ के अंदर भी ऑस्मोसिस हेल्प करता है यहाँ पे। A high osmotic pressure of seed and spores helps to protect against drought. अब यहाँ पे हाई osmotic pressure जो होता है सीड्स का एंड स्पोर्स का, ये क्या करके रखता है, ये ड्रोट से इनको, ड्रोट के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखता है इनको। तो ये सभी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे ऑस्मोसिस के। नेक्स्ट आता है डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, स्पेशली लिपिड सोल्यूबल्स की, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर होता है वो हीमो डायलिसिस जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर ये जो डायलिसिस की प्रोसेस है वो हेल्प करती है। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लड आया और ये एक डायलाइजर लगा हुआ है, अब इस डायलाइजर के अंदर कुछ फ्लूइड होता है जो कि ब्लड प्लाज्मा जैसा होता है। अब इसके अंदर ब्लड आया और ब्लड आके क्या किया, यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, जो भी इम्प्योरिटीज थी, जो कि यूरेमिक टॉक्सिन्स थे, यूरिक एसिड था, इन सभी को बाहर निकाल देगा, ठीक है, इन सभी को फिल्ट्रेट आउट कर देगा, और यहाँ से ब्लड क्या है, ये ब्लड जो है वापस से आउट करके भेज दिया जाएगा, यानी कि वापस से ये जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भेज दिया जाएगा, प्योर हो जाएगा ये ब्लड। तो ये होता है यहाँ पे डायलिसिस के अंदर। तो इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ लिपिड सोल्यूबल मटेरियल इनटू साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये क्या करता है, ये जो लिपिड सोल्यूबल मटेरियल्स है इनकी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है इनटू ईसीएफ से साइटोप्लाज्म तक मूवमेंट करवाएगा, एंड साइटोप्लाज्म से फिर सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं उनके अंदर मूव करवाएगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि ऑर्गेनल से साइटोप्लाज्म से ईसीएफ की तरफ ये मूव करवाएगा। involves the separation of nitrogenous waste from the blood in artificial kidney। artificial kidney के अंदर जो nitrogenous waste को separate करवाया जाता है वो इस dialysis की help से ही करवाया जाता है। तो क्या होता है, artificial kidney के अंदर impure blood of the patient is passed through a cellophane tube, ठीक है, एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पे क्या है, ये पास करवाया जाता है, ठीक है, पास करवाया जाता है, एंड फिर ये एक ट्यूब, इस ट्यूब को बोला जाता है डायलाइजर, ठीक है, इस ट्यूब से ये जो है ये डायलाइजर, डायलाइजर क्या है, ये बना होता है पोरस कोलाइडन मेम्ब्रेन जो कि सुपरफाइन फिल्टर की तरह एक्ट करती है, एंड देन इसको प्लेस किया जाता है एक डायलाइजिंग
प्लेस किया जाता है एक डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, जिसके अंदर इसकी ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर ही कंपोजिशन होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो भी ये डाइसाइलेट ये जो है, ये जिसकी कंपोजिशन या फिर डायलाइजिंग फ्लूइड जो है जिसकी कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होती है, वो यहाँ से एंटर कर रहा है। ब्लड यहाँ से आया, आने के बाद यहाँ पे क्या है, इम्प्योर ब्लड ने एंटर किया और फिर यहाँ पे इस डायलाइजिंग जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो डायलाइजर है, इसकी हेल्प से जो इम्प्योरिटीज है वो सेपरेट होके यहाँ से निकल गई और जो ब्लड है वो क्या होगा, प्यूरिफाई होके यहाँ पे वापिस से पेशेंट के अंदर चला जाता है। तो ये होता है आर्टिफिशियल किडनी के अंदर। आर्टिफिशियल किडनी ऑपरेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। तो ये जो है हीमोडायलिसिस के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट की जाती है एंड सेपरेट स्मॉल साइज वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सेसिव H+ आयंस और अमोनियम साल्ट्स, ये सभी क्या किए जाते हैं, इसके थ्रू यहाँ पे ये इम्प्योरिटी जो है वो सेपरेट की जाती है एंड ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डायलिसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।